नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो रांची से सामने है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रांची से सामने आई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। इसके साथ झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी। आपको बता दें कि झारखंड जो है हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रांची से सामने आई है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले को लेकर हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रांची से सामने आई, जहां जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जो रांची से सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रांची से सामने आई है। रांची से बड़ी खबर सामने आई है जो कि हेमंत सोरेन को लेकर सामने आई है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में जमानत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है। आपको बता दें जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिली। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रांची से सामने आई है जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले को लेकर जमानत मिली है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी खबर रांची से सामने आई है, जहां उनको झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट के बाहर छतरी का एक हिस्सा ढह गया। हम इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। 4 लोग घायल भी हुए हैं, इसलिए हम अभी उनका ख्याल रख रहे हैं। हमने तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, अग्नि सुरक्षा दल और सीआईएसएफ एनडीआरएफ की टीमों को भेजा। सभी लोग मौके पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी तरह से निरीक्षण किया है ताकि कोई और हताहत ना हो, इसलिए अभी स्थिति नियंत्रण में है। टर्मिनल बिल्डिंग के बाकी हिस्से को बंद कर दिया गया है और हर चीज की पूरी तरह से जांच की जा रही है ताकि यहां कोई और अप्रिय घटना ना हो। मुआवजे की भी घोषणा की जाएगी। At 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport, and like you already know, a section of the canopy, which is outside of the airport extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there will be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1
और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जो आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि आईजीआई एयरपोर्ट पर हादसे को लेकर प्रियंका गांधी ने ये पोस्ट किया। साथ ही लिखा कि पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, छत ढह गई जिसमें एक कैब ड्राइवर की मौत दुखद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और आईजीआई एयरपोर्ट पर हुए हादसे को लेकर उन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कहा कि 3 माह पहले पीएम ने जबलपुर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था और जबलपुर एयरपोर्ट की भी छत ढह गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने आईजीआई एयरपोर्ट पर हुए हादसे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। साथ ही प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। साथ ही उन्होंने लिखा है कि पीएम ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आपको बता दें साथ ही उन्होंने कहा कि छत ढह गई है जिसमें एक कैब ड्राइवर की मौत हुई है, जो कि दुखद है। साथ ही उन्होंने अयोध्या के जबलपुर एयरपोर्ट पर हुए हादसे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बोला है कि पीएम ने 3 माह पहले जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और उसकी भी छत ढह गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट साझा की है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट हादसे को लेकर प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया है और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। साथ ही उन्होंने जबलपुर एयरपोर्ट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि छत ढह गई जिसमें एक कैब ड्राइवर की मौत हुई है, जो कि दुखद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि पीएम ने जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और फिलहाल जो है आज उसकी छत ढह गई है। साथ ही उन्होंने जबलपुर एयरपोर्ट की छत को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कहते हैं हमारे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग जिनकी आय का पता नहीं है, जब तक कि हम उन्हें प्रशिक्षित नहीं करते और उनकी मदद नहीं करते, जब तक वे किसी प्रकार की उद्यमिता विकसित नहीं करते, हमारा विकास संभव नहीं है। इसलिए हमारा एमएसएमई विभाग काम कर रहा है और उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है और उन्हें बैंकों से लाभ कैसे मिल सकता है। सबसे उपेक्षित लोगों को आगे बढ़ाए बिना समाज का जो वर्ग है वो आगे नहीं बढ़ सकता। उससे हर तरह से जुड़े बिना हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। साथ ही कहा कि यही नरेंद्र मोदी का विजन है, उसी का अनुसरण करते हुए आज यहां अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर हमारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें हमने एक संकल्प लिया है और उस पर मंत्रालय में चर्चा भी की। के लोग हैं जिनके आय का कोई हिसाब नहीं है, कम से कम है, उनको जब तक हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे और उनको जब तक हम सहायता नहीं देंगे, उनमें जब तक किसी प्रकार के उद्यमिता की बात नहीं आएगी, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। इसी के लिए आज ये जो हमारा विभाग है एमएसएमई आगे काम कर रहा है और इसमें उनको ट्रेनिंग देने की बात है, उनको सहायता देने की बात है, बैंकों से जो लाभ मिलना चाहिए कैसे फैसिलिटेट करेंगे वो है, कानून में हमारी कहीं कोई पेचीदगियां हैं उसको सरलीकरण करने की बात है और अधिक से अधिक महिलाओं को भी इसमें जोड़ने की बात है। तो कहने का मतलब जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है उसको उठा करके ही, जिसकी संख्या 70-80% की बात में आती है, तो इसको आगे किए बिना, इसको हर तरह से समृद्ध किए बिना हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नीचे तबके के लोग हैं जिनके
और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि कल सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति बनी कि आज नीट के विषय पर चर्चा चाहिए। हमें लगा कि यहां सदन में नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मैं पीएम से अनुरोध करता हूं कि ये युवाओं का विषय है और इस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए और ये सम्मानजनक होना चाहिए। संसद से ये संदेश जाना चाहिए कि भारत सरकार और विपक्ष मिलकर छात्रों के हित की बात कर रहा है। ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो लखनऊ से सामने आ रही है, जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आयोजन आज होना है। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है, जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज आयोजन होना है। आपको बता दें कि सीएम योगी इसकी अध्यक्षता करेंगे और साथ ही आपको बता दें बैठक की अध्यक्षता जो है सीएम योगी करेंगे। बैठक में केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इसी के साथ भूपेंद्र चौधरी भी सीएम आवास पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एमएलसी की एक सीट को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी, साथ ही कई अन्य तमाम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। यह बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें लखनऊ से सामने आ रही है। इस दौरान आपको बता दें बैठक में केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एमएलसी की एक सीट को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी, साथ ही कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस दौरान इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस जो है बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आई है। भूपेंद्र चौधरी भी सीएम आवास पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें एमएलसी की एक सीट को लेकर जो है इस दौरान विशेष चर्चा की जाएगी, साथ ही अन्य कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। आपको बता दें सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। इस दौरान केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का कहना है, लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने भी सदन में अपने संबोधन में इसकी चर्चा की है। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस 50 के बाद भी अपना पाप ढो रही है। आपको बता दें अगर 50 साल पूरे हो गए हैं तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस इसकी यानी कि आपातकाल चर्चा से इतनी आहत हुई है कि इससे पता चलता है कि संविधान के बारे में उनकी बातें महज विश्वासघात है। लोकतंत्र के काले अध्याय की चर्चा की और आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में की। सबसे घोर आश्चर्य इस बात का है
कि 50 साल के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने इस पाप को धो रही है, जिसकी चर्चा होते ही तलखी लग जाती है। कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से छटपटाने लगती है। What is the problem of Congress party? You want to own the sin of the murder of democracy in 1975? 50 साल हुए हैं तो देश के लोकतंत्र के इस काले अध्याय की चर्चा क्यों नहीं की जाए? आज देश को बताना जरूरी है। इंदिरा गांधी का इलेक्शन पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना राजनारायण की शिकायत पर और उनके रायबरेली के इलेक्शन को सेटिसाइड कर दिया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट से उनको पूरा स्टे नहीं मिला। उसके बाद इमरजेंसी लगाई गई और इस इमरजेंसी में क्या क्या हुआ? लोकनायक जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, मधु दंडवते, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ये सभी गिरफ्तार हुए। रामविलास पासवान, हम लोग जेपी मूवमेंट के सिपाही थे, बहुत यंग थे हम लोग, छात्र, हम लोगों ने इसका विरोध किया था। हम लोग जेपी मूवमेंट में मीसा में पहले ही बंद हो गए थे। कुलदीप नैयर ऐसे वरिष्ठ संपादकों को गिरफ्तार किया गया मीसा में। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। और आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आगरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है आगरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आगरा में बारिश के साथ गिरी बिजली से कई घरों में नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आगरा से सामने आई है। कई मकानों में दरारें आई हैं, कई मकानों में बिजली माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि इस दौरान कई मकानों में बिजली गिरने से जो है सामान भी जला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बिजली की तेज गरज से लोगों में दहशत देखने को मिली है। ट्रांस यमुना फेज 1 के कई घरों में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आगरा से सामने आई है, जहां बिजली की तेज गरज से लोगों में दहशत देखने को मिली है। आपको बता दें ट्रांस यमुना फेज 1 के कई घरों में नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आगरा से सामने आई है। आपको बता दें कि आगरा से बड़ी खबर सामने आई है। और दुष्कर्म के मामले में पिछले 11 साल से जेल में बंद आसाराम सलाखों से बाहर आने के लिए तड़प रहा है। पिछले 11 सालों में आसाराम के वकील ने जोधपुर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 15 से अधिक जमानत याचिकाएं दर्ज की हैं। पैरोल पर छोड़ने और सजा निलंबित किए जाने की मांग वाली सभी याचिकाएं कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई। आपको बता दें 2018 में आसाराम को जोधपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बलात्कार सहित यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में है। लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2013 की रात आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मड़ई स्थित अपने आश्रम में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। आपको बता दें रेप केस में आसाराम बापू 11 साल की सजा काट चुके। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई बार केस बर्खास्त करने और जमानत पाने की कोशिश की है। जोधपुर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 15 से अधिक जमानत याचिकाएं दर्ज की गई हैं और अब सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर आसाराम के वकील का आसाराम को जमानत न मिलने पर कोर्ट ऑर्डर पर भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा कि बड़े बड़े माफियाओं को अपने घर में शादी विवाह अटेंड करने की भी छूट मिली है, पैरोल मिलती है, बेल मिलती है, जमानत मिलती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि माता पिता से मिलने की छूट मिलती है और केवल सामान्य अपराधियों को नहीं, बड़े बड़े माफियाओं को, आतंकवादियों को, सफेद पोश अपराधियों को, जिन्होंने करोड़ों का कारोबार हेराफेरी किया है, नशा तस्करों को। लेकिन जेल में बंद आसाराम जी को योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए अपना इलाज कराने की छूट नहीं मिल रही है। पे ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। हर व्यक्ति को अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है, जीने का अधिकार है।
सो उस जीने के अधिकार को रखने के लिए मेडिकल बेल बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इशू है, जो कि अर्जेंटली भी डिसाइड होनी चाहिए। सो इन सब केस लॉस को देखते हुए और सेटल्ड लीगल पोजीशन को देखते हुए मेरा यही कहना है एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर कि आसाराम बापू की इस तरह की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनको टेम्पररी बेल मिलनी ही चाहिए। मेरिट्स अपार्ट, केस अपार्ट, यानी कि जो फैक्ट्स है केस के उनको सेपरेट रखते हुए सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे, एक तो एज फैक्टर भी है, उनका 86 ईयर्स ऑफ एज है और डॉक्टर्स ने एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल जोधपुर ने अगर कहा है कि उनको बाईपास सर्जरी की अर्जेंट नीड है और वो हाई रिस्क पेशेंट है, क्रिटिकल है सिचुएशन और उनको एंजियोप्लास्टी करवानी ही पड़ेगी, तो ऐसे केस में तो जरूर उनको मेडिकल बिल मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, एक ह्यूमन राइट है। ट्रीटमेंट करवाना ये हर किसी का एक अधिकार है, तो अगर ये उनको अधिकार नहीं मिलता। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश में न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलवाने में भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कानून का राज के प्रमाण सबके सामने हैं। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज। नमस्कार।